नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित। 27 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, तो क्वेश्चन पेपर लगभग हमारे पास आ चुका है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, ये जो क्रिया है, पहला उपदेश देने की प्रक्रिया, ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था वो 5 भिक्षुओं के साथ दिया था। वे 5 भिक्षु क्या कहलाते हैं? पंचवर्गीय भिक्षु कहलाते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता देते हैं कि आषाढ़ की पूर्णिमा को, आषाढ़ की उस पूर्णिमा को जिस दिन भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया था, वो धर्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि भारत में तो वैसे 10,000 भाषाएं बोली जाती हैं 2011 के रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन हम आपको बता दें जो प्रमुख भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं, जिसे राजभाषा, संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये जो 22 भाषाएं हैं भारत की लगभग 90% आबादी मतलब कि बोलती है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं, हम आपको ये भी बता दें, इसीलिए इन्हें भारत की प्रमुख भाषाओं के रूप में जाना जाता है। 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में 10,000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन भारत में 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इसीलिए जो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ पर है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो विश्व की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा भारत के प्रथम गृह मंत्री जिन्हें क्या कहते हैं, जिनका नाम है वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है। ये तब बनी थी जब ये स्टार्ट इसका शिलान्यास तब हुआ था जब जो प्रेजेंट टाइम के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जब गुजरात के उस समय 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका शिलान्यास किया था। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता था। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं इसलिए बार्टी ने अमेरिका के डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में हराया और अपने नाम खिताब कर लिया। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर था। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि स्वच्छता के मामले में, यानी कि स्वच्छता रिपोर्ट के मामले में जो मध्य प्रदेश का इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर को लगातार 5 बार, यानी कि 5 सालों से 5 बार इसको स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया, सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स, हम बता दें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो 2022 को पीपल फर्स्ट की धारणा के साथ फ्रंटलाइन स्वच्छता कार्यक्रमों के कल्याण के लिए शहरों की पहल को कैप्चर के लिए डिजाइन किया गया है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एयू फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है वो क्या है, एक भारतीय लघु वित्त बैंक है। इसका हेड ऑफिस जयपुर में है, जो कि राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान भारत में स्थित है। फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो है 1996 यानी कि 1996 में वाहन वित्त कंपनी एयू फाइनेंसर्स इंडिया लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था, और 19 अप्रैल 2017 को इसे छोटे वित्त बैंक में परिवर्तित किया गया। जिसके संस्थापक कौन है? जिसके संस्थापक हैं संजय अग्रवाल। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है
वो ये है कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला है, जो कि संभवतः राज्य का सबसे बड़ा मेला है। फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता देते हैं कि देखिए, नाम से ही पता चल रहा है गंगा सागर, यानी कि मेला ये दक्षिण 24 परगना जिले गंगा सागर या फिर बंगाल की विशाल खाड़ी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार जो होता है मकर संक्रांति, जिसे हम लोग खिचड़ी के नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति पर ये शुरू होता है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, जो करेक्ट आंसर हो जाता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप अपवर्तनांक के कारण, किसी अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि जो हमारे नेत्रों को तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। हम आपको बता दें, जब तारे का जो प्रकाश होता है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक लगातार अपवर्तित होता रहता है, क्योंकि जमीन से, पृथ्वी के जमीन से गर्म हवा फिर ऊपर क्या होता है, जैसे जैसे बढ़े जाएंगे तो एयर, वायुमंडलीय जो एयर है लेयर, वो लेयर क्या होता है, गर्म फिर ठंडा फिर ठंडा फिर ठंडा। इसीलिए क्या होता है, सबका जो अपवर्तनांक होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसीलिए जो तारों का जो प्रकाश होता है पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने तक क्या होता है, लगातार अपवर्तित होता रहता है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो मीराबाई चानू को दिया गया, जो कि हम आपको बता देते हैं ओलंपिक रजत पदक विजेता और विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का तीसरा संस्करण भी जीता। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, मीराबाई चानू ने क्या किया था, राष्ट्रमंडल खेल में, मतलब कि 2022 में और 2018 दोनों में स्वर्ण पदक जीता था। हम आपको ये भी बता देते हैं कि मीराबाई चानू ने 2017 विश्व चैंपियनशिप अनाहेम में 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, और 2018 और 2022 दोनों में इन्होंने क्या, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म होगी। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है। पंचवर्षीय योजना के बारे में आप जान लीजिए फ्रेंड्स। पंचवर्षीय योजना जो होती है वो भारत की राष्ट्रीय योजना है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, इस योजना में भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसको बढ़ाकर 8.5% तक होने का अनुमान लगाया है। फ्रेंड्स, हम आपको ये बता देते हैं कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 2012 से लेकर 2017 तक निर्धारित किया गया है। फ्रेंड्स, इसको हम बता देते हैं कि अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि लक्ष्य सेन हम आपको बता देते हैं, लक्ष्य सेन जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता था। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो बर्मिंघम में, जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2022 का, तो उसमें पुरुष सिंगल्स के फाइनल में बैडमिंटन स्टार हैं आपके लक्ष्य सेन, बैडमिंटन स्टार हैं लक्ष्य सेन। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, इन्होंने भारत के लिए 20वां गोल्ड मेडल दिलाया था। लक्ष्य ने फाइनल में मलेशिया के तजे यंग को 3 गेम तक चले मुकाबले में करारी शिकस्त दी और अपने नाम किया गोल्ड मेडल। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, वो ये है कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, जो पंचायती राज है वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर ये लागू हुआ था। सबसे पहले ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यही 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, जो पहली जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेकर 1956 तक इसकी जो टाइम पीरियड है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, पंचवर्षीय जो योजना हुई थी वो शुरू हुई थी 1951 ईस्वी में। फ्रेंड्स, हम और भी आपको बता देते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि के विकास पर केंद्रित थी, और क्या थी, यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि शास्त्रीय भाषा में
ओडिया भाषा को कब शामिल किया गया? फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारत की जो प्रमुख 6 भाषाएं हैं उनको पूरी तरीके से शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज में इसको जोड़ा गया है, जो कि मुख्यतः 6 हैं, जिन्हें कि हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले 2004 में क्या हुआ था? 2004 में तमिल को शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज में जोड़ा गया। फिर 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को और 2008 में कन्नड़ को भी जोड़ा गया। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया यानी कि मुख्यतः 6 क्लासिकल लैंग्वेज अपने भारत में है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है क्या बिरंजक, जिसे बोलते हैं बिरंजक चूर्ण, यानी बिरंजक चूर्ण प्राप्त कैसे होता है? फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जब शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है। शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है और इसके निर्माण में एक उपकरण लेते हैं जिसके ऊपर से शुष्क बूझा चूना डाला जाता है और नीचे से क्लोरीन गैस और गर्म वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या मिल जाता है? हमें विरंजक चूर्ण मिल जाता है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि आर्टिकल 21A यानी कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 से कब जोड़ा गया? फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया। फ्रेंड्स, 21A में है क्या? इसमें फ्रेंड्स प्रावधान किया गया है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने का लिए उपबंध बनाया है। फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता देते हैं कि क्या करा है कि इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने से के लिए संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 भी पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।